दोस्तों, दिस इज़ शुभम और एक नया केस आज हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिनॉप्सिस आईएएस का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए कौन से ट्रिक्स और कौन सा तरीका अपनाना चाहिए उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है वो यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है और इस कोर्स का जो मकसद है वो है 120 मार्क्स प्राप्त करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो केस है 2017 के यूपीएससी के पेपर में आया था। तो ये जो केस स्टडी है वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसको 3 मालों तक बनाने की परमिशन दी गई है, लेकिन उसको इलीगली 6 माले तक बिल्डर ने बना दिया। ठीक है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर गई। ठीक है, 3 माले ही बनाने की परमिशन थी, लेकिन उसको इलीगली 6 माले बना दिए गए। ठीक है, यानी कि 3 माले इलीगल थे। एज ए कॉन्सिक्वेंस जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लेबर उसमें, जिसमें औरतें और बच्चे थे, वो भी, उनकी भी मौत हो गई। ठीक है, ये जो लेबरर्स हैं वो बहुत ही देश के अलग अलग कोने से माइग्रेंट लेबरर्स थे। माइग्रेंट लेबरर्स के साथ पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है कि भगवान ही उनसे नाराज़ है। चाहे कोरोना का क्राइसिस हो, चाहे बिल्डिंग बने, मरता बेचारा माइग्रेंट लेबर ही है। एनीवेज, तो गवर्नमेंट ने इन्हें इमिडिएटली कैश अनाउंस करने का, कैश कॉम्पनसेशन का या कैश रिलीफ का अनाउंस कर दिया है, ताकि उनके परिवार को मदद की जा सके, और बिल्डर को अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, टिपिकल गवर्नमेंट सरकारी रिस्पांस, पैसा वो कर दो और जो भी सबसे सामने पहले आए उसको धर लो और मामले को रफा दफा कर दो। अब सवाल ये कहता है कि रीज़न दीजिए कि ऐसे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं इस देश में, और कौन से हमें मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि हम इसको फिर से होने से रोक सकें। तो काफ़ी सिंपल और छोटी सी केस स्टडी है, लेकिन इसमें लिखना कैसे है, क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें स्टेक होल्डर देख ले सकते हैं कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। फिर इस केस की जो मेजर प्रॉब्लम है, जो इस केस की समरी है, उसको हम लिखेंगे। फिर एथिकल इश्यूज लिखेंगे। उसके बाद ये इंसिडेंसेस क्यों होते हैं वो लिखेंगे, और क्या मेजर्स अपनाने चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंसेस को वापस होने से हम रोक सकें। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिख लेंगे, कंक्लूजन। ठीक है, तो चलिए, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो माइग्रेंट लेबर्स, फिर म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, क्योंकि जो बिल्डिंग का देख रेख होता है वो म्यूनिसपैलिटी की ही गाइडलाइंस के अनुसार होता है। फिर बिल्डर्स, सरकार, समाज, ये 5 स्टेक होल्डर होंगे इसमें। चलिए, अब इस केस का हमें प्रॉब्लम लिखना है या इस केस की समरी लिखनी है। तो दिस केस स्टडीज अबाउट हाउ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ aggravated by social indifference towards weaker section of society has resulted in 2 fatal accident। लॉ है, बिल्डिंग कोड बनाया हुआ है, लेकिन बिल्डिंग कोड सही से अप्लाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 3 माले की बिल्डिंग को 6 माले तक बिल्डिंग बनाने दिया गया। ठीक है, तो लॉ तो है लेकिन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। तो केस यही है कि हाउ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि सोशल इंडिफरेंस टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जनरली शहरों में माइग्रेंट लेबर्स की कंडीशंस के प्रति हमारे अंदर किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती है। दे आर इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे आसपास होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो लॉ की तो दिक्कत है ही, प्लस सोशल इंडिफरेंस भी है। ठीक है, सोशल इंडिफरेंस कैसे कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं उसमें औरतें और बच्चे भी दब के मर गए। मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर छोटा बच्चा भी वहाँ पर है, इसका मतलब है कि हमारा जो सोशल एम्पैथी है वो कहीं गायब हो गई है। यानी कि उन बच्चों को कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से दूर कहीं कोई क्रेच की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। तो इस तरीके से हमारा इस केस का मेजर प्रॉब्लम हम लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब एथिकल इश्यूज़ क्या है।
तो एथिकल इश्यूज़ किस तरीके से लिखते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एथिकल इश्यूज़ में जितने भी इश्यूज़ होते हैं, किसी भी केस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे सब लिख दीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको लिखना है। अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आप इश्यूज़ खोजेंगे तो इक्का दुक्का ही खोजने को मिल सकता है। आपको जितने भी इश्यूज़ समझ में आते हैं, सिंपल तरीका ये है कि अगर केस स्टडी में पूछा है एथिकल इश्यूज़ क्या-क्या हैं, हालाँकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। जितने भी एथिकल इश्यूज़ समझ में आते हैं सारे लिख डालिए। पुअर पुअर लॉ एनफोर्समेंट पहला इशू है। फिर इवेजन ऑफ ड्यूटी फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। जो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। फिर थर्ड पॉइंट इज ग्रोइंग ग्रीड इनटू सोसाइटी, समाज में बढ़ता हुआ लालच, ये भी एक समस्या है। फिर चौथा है सोशल इंडिफरेंस एंड लैक ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ग्रीड तो है ही, ग्रीड क्या है, बिल्डर की ग्रीड ही तो है। बिल्डर की ग्रीड ही तो है कि 3 माले की जगह 6 माला खड़ा कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने को मिले। तो समाज में बढ़ता हुआ लालच, ये भी एक एथिकल इशू है। फिर जो समाज का जो इनडिफरेंस है, ठीक है, वो भी, और लैक ऑफ एम्पैथी, कोई सहानुभूति नहीं है कमज़ोर वर्ग के प्रति। शहरी जो क्षेत्र होते हैं, जो शहरी समाज होता है उनके बीच में इस कमज़ोर जो सेक्शन होता है समाज का, जो शहर का, उसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होती। फिर डिवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है, यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी की कीमत को कम कर दिया गया है, ये भी एक एथिकल इशू है कि एक बिल्डिंग गिरने से इतने सारे लोगों के जान माल का नुकसान हो गया। चलिए, अब रीज़न लिखेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं इस पूरे देश में। तो पहला रीज़न तो ये है कि पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बाई एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, कानून को सही तरीके से एनफोर्स नहीं किया जाता है। फिर दूसरा है पुअर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इन गवर्नेंस प्रोसेस which could hold public officials answerable to their respective duties। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की भी कमी है इस देश में। अगर आप देखें तो अकाउंटेबिलिटी सरकारी क्षेत्र में कम होती है। आप देखते हैं कि पेपर आउट हो जाता है। अगर आप यूपीएससी का नहीं तो अगर आप स्टेट पीसीएस के पेपर देखें तो आउट हो जाते हैं, ठीक है। अभी पिछले साल ही यूपी पीसीएस का पेपर आउट हो गया। किसकी जवाबदेही है, क्यों आउट हुआ, कोई एक्शन लिया गया? आपने इंस्टीट्यूशनल हर साल हर दूसरे चौथे साल पेपर आउट होता है, आपने क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए कि वो समस्या फिर से नहीं हुई? हर दूसरे साल जब ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको स्थितियों को सही करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो आपने किया नहीं। तो जवाबदेही की कमी है। सड़क होती है, टूट जाती है, फ्लाईओवर गिर जाते हैं, ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट में सबसे बड़ी समस्या है ये जवाबदेही तय करने की। लोगों की जवाबदेही नहीं होती, इस वजह से कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बॉम्बे से चली हुई ट्रेन पटना जाने में 5 दिन लगा लेती है। एक मजदूर की मरा हुआ टॉयलेट के बाथरूम में पाया गया, उसकी सड़ी हुई लाश। क्या कभी पीयूष गोयल ने उस पर बात करी? रेलवे के मिनिस्टर ने कभी बात की? और उल्टा वो ट्वीट कर रहे हैं, वीडियोस ट्वीट कर रहे हैं जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है जो दौड़ के किसी बच्चे को दूध दे रहा है, उसको बोल रहा है कि इज उसैन बोल्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है ये। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। फिर लैक ऑफ एम्पैथी इन गवर्नेंस टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी एक रीज़न है कि सरकार के अंदर जो कमज़ोर वर्ग है उसके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए उसकी कमी है। आप देख सकते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको फ्लाइट से सरकार देश में लेकर आ रही है और इस देश के ही मज़दूरों को ऐसी सड़क पे पैदल चलने के लिए छोड़ दिया है। तो गरीबों के प्रति जो सरकार के अंदर सहानुभूति वाली चीज़ है वो मिसिंग है, और इस केस में भी मिसिंग है। फिर ग्रोइंग मटेरियलिज्म एंड ग्रीड इनटू सोसाइटी, किस तरीके से हमारे समाज में लालच बढ़ता जा रहा है, मटेरियलिज्म किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और हम किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी को डिवैल्यू करने लगे हैं और रुपए पैसे और अपने फ़ायदे के पीछे भागने लगे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर एक और समस्या है रूरल अर्बन डिवाइड की, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है अर्बन एरियाज़ की तरफ।
ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से इस तरीके की इंसिडेंसेस होते हैं। आप देखिए कि 3 माले के बिल्डिंग सैंक्शन है, उसमें 6 लोग क्यों 6 माले की बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि शहरों में फ्लैट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है। और ये डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि गांव से, ग्रामीण अंचलों से लोग भाग भाग कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। फिर डीह्यूमनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच हैज़ लॉस्ट कंपैशन टुवर्ड अदर ह्यूमन बीइंग, ये भी एक पॉइंट लिखेंगे। देखिए जब भी केस लिखें ना तो इस तरीके के कीवर्ड जरूर लिखें। मटेरियलिज्म, डीह्यूमनाइजेशन, ग्रीड, ठीक है, इम्पथी, अकाउंटेबिलिटी, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, ये एथिक्स की लैंग्वेज है। एथिक्स की लैंग्वेज अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये जीएस का आंसर बन जाएगा। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम में क्या गलती की, एग्ज़ाम में उन्होंने जीएस का आंसर लिख दिया कि रेरा के बारे में लिखा, फिर उन्होंने बिल्डिंग कोड, कारपेट एरिया, पता नहीं जाने क्या क्या लिख दिया। बिल्डिंग कोड, कारपेट एरिया, ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में लिख दिया, बिल्डिंग कोड्स के बारे में लिख दिया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल, जाने क्या क्या लिख दिया। तो ये जीएस का आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि एथिक्स और जीएस के आंसर में डिफरेंस होता है, वो समझना ज़रूरी है। ये रेरा और ये सब तो जीएस का आंसर है, उसको जीएस में लिखिए, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना भी है तो कहीं पे एक तीसरे चौथे पॉइंट में कहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहला ही पॉइंट रेरा के बारे में आपको लिख दें कि रेरा बस आपने जैसे ही देखा तो आपने जीएस में पढ़ ही रखा था, इतनी मेहनत से पढ़ा, लेकिन जीएस के तो पेपर में आया नहीं, तो कहीं ना कहीं तो वो ज्ञान तो आपको बाँचना ही था, तो आपने एथिक्स में उसको घुसेड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। फिर स्लो एंड टार्डी जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म, जिसकी वजह से कानून और सज़ा के प्रति जो लोगों का डर है वो कम हो गया है। जो बिल्डर है उसे पता है कि जब मामला सामने आएगा तो उसे जेल हो सकती है। भले ही एक्सीडेंट नहीं भी होता, फिर भी 3 माले की बिल्डिंग की जगह 6 माले की बिल्डिंग बना दी गई तो इसके बिल्डर को सज़ा हो सकती थी, लेकिन फिर भी बिल्डर ने ये रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि कानून तो ये केसेस चलते रहेंगे, उसे कोई सज़ा नहीं होगी, ये मामला ऐसे ही पेंडिंग रहेगा, ये केस पेंडिंग रहेगा। तो जो जो हमारा जस्टिस, हमारे देश का जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है वो इतना स्लो है, जिसकी वजह से कानून और सज़ा के प्रति लोगों का डर जो है वो नहीं है। फिर लैक ऑफ स्किल एंड अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पुअर माइग्रेंट्स, जिसकी वजह से उन्हें हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम करना पड़ता है। आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने की जो स्थिति होती है कितनी ख़राब होती है, फिर भी वहाँ पर प्रेग्नेंट औरतें ईंट ढोती हुई आपको दिख जाएंगी, वहीं पे छोटा बच्चा, वहीं पे जहाँ पे पत्थर, ईंट और मोर्टार चल रहा है वहीं पर छोटा बच्चा भी खेल रहा है। ठीक है। तो लोगों के पास स्किल नहीं है काम करने के दूसरे एवेन्यूज़। अब जो गांव से आदमी आता है अपने परिवार के साथ, उसके पास किसी प्रकार का हुनर तो है नहीं, कोई स्किल तो है नहीं, तो क्या करेगा वो? कोई ना कोई मैनुअल लेबर का काम करेगा। और मैनुअल लेबर का काम जनरली कहाँ मिलता है? या तो म्यूनसिपैलिटी के गटर में काम करने को मिलता है, या तो कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स में काम करने को मिलता है। ठीक है। इस वजह से उन्हें मजबूरी में इस तरीके के हजार्डस ऑक्यूपेशन को अपनाना पड़ता है, जिसमें जान माल के नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। अब क्या मेजर्स अपनाएंगे ताकि इस तरीके के इंसिडेंसेस को हम फ्यूचर में रोक सकें? तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच इंसिडेंसेस, हमें पहले लॉ को सही तरीके से, लेटर और स्पिरिट, ये कीवर्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे, कानून को लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी फ़िलहाल क्या है, कानून लेटर में तो है लेकिन स्पिरिट में नहीं है। ठीक है, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कानून को लेटर एंड स्पिरिट कब कहेंगे? जब कानून को लोग फॉलो भी करें। सिर्फ कानून होने से कानून बना देना का मतलब है लेटर पार्ट ऑफ द लॉ। स्पिरिट मतलब फॉलोइंग दैट लॉ, व्हेन पीपल स्टार्ट अधेयरिंग टू दैट लॉ, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ द लॉ। ठीक है। फिर दूसरा है कि फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इन गवर्नेंस। ठीक है, सरकार में जवाबदेहिता तय की जाए। और एडॉप्टिंग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। व्हाट इज़ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी? यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस पॉलिसी को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लॉन्च कर सकते हैं
इस कानून के रिगार्डिंग, ठीक है। शहरी अंचलों में, अर्बन लैंडस्केप में दिक्कत क्या होती है कि लोगों को लॉ के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से अक्सर कानून टूट जाते हैं। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को पता ना हो कि यहाँ पर सिर्फ 3 माले की बिल्डिंग बनाने का ही परमिशन है, लेकिन 6 माले की बन गई। हो सकता है कि अगर लॉ के प्रति अवेयरनेस होती तो आसपास की सोसाइटी के लोग इस चीज़ को सामने लेकर आते, इस पे अपनी आपत्ति दर्ज करते कि भाई 3 बिल्डिंग बनाने का ही प्रावधान है, 6 बिल्डिंग क्यों बना दिया आपने, ठीक है। फिर चौथी चीज़ है कि आप स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी खड़ी बना सकते हैं रियल इस्टेट के लिए, जैसे रेरा बनाया गया है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना सकते हैं, इस तरीके के इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ जो रियल इस्टेट के काम को रेगुलेट करें, उन पे नज़र रखें। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, सोशल सेंसिटाइजेशन कैंपेन टू सेंसिटाइज सिटीजन अबाउट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज में जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने से हमारे आसपास के जितने गरीब लोग हैं उनके प्रति हम थोड़े से जागरूक रहें, थोड़े से संवेदनशील रहें। सेंसिटाइजेशन का मतलब है, सोशल सेंसिटाइजेशन का मतलब है सामाजिक संवेदनशीलता। फिर स्ट्रिंजेंट पेनल मैकेनिज्म इन टाइम बाउंड मैनर अगेंस्ट दोज बिल्डर्स हु ब्रोक द लॉ फॉर ग्रीड, ठीक है। ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए जो कानून को तोड़ते हैं लालच में आकर। फिर ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इनटू बिल्डिंग कोड टू इम्प्रूव कंप्लायंस। कंप्लायंस को सुधारने के लिए बिल्डिंग कोड में और ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं ताकि जितना कानून सिंपल होगा उसको फॉलो करना उतना ही आसान होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा प्रॉपर क्रेज फैसिलिटी फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स so that they don't have to bring infants at workplace, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस केस में बच्चे भी मरे हैं, औरतें, बच्चे और जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। तो बच्चे क्या क्यों मरे? क्योंकि क्रेज फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। इस वजह से बच्चों को भी जान से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेजर्स जो आप चुनेंगे। फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं, फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी इनटू सोसाइटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लॉज एंड वैल्यू रीओरिएंटेशन इज एसेंशियल टू रीइंस्टेट सेंसिटिविटी एंड ह्यूमनाइजेशन इन सोशल एथोस। जो समाज में नैतिकता का स्तर है जो गिरता जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। अगर हम कड़े कानून बनाएं और समाज के अंदर नैतिकता, एक नैतिक समाज का गठन करें, ठीक है, तब जाकर हम इस समाज को, हम संवेदनशील इस समाज को हम मानवीय मूल्यों के ऊपर खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस केस को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। synopsisis.in की वेबसाइट पर जाकर आप ये जीएस पेपर 4 का कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल और बजट में है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जितने भी वीडियोस हैं वो पूरा मिलेगा। उसके अलावा पीडीएफ आपको सारे लेक्चर्स की हिंदी और इंग्लिश में मिलेगी। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल है और इतने ही, सिर्फ इतने ही खर्च में आपका पूरा जीएस पेपर 4 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, अगर आपको करने का मन है तो आई वुड सजेस्ट कि कर लें। एनीवेज, फिर बाकी हमारा एक यूट्यूब पे चैनल भी है जिसका नाम है सिनॉप्सिस आईएएस, ठीक है। आप उसको जाके सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। उससे फ़ायदा होगा कि जितने भी और लेक्चर्स हैं वो समय समय पे आपको उन लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वो लेक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के और बाकी अलग अलग टॉपिक्स के। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, नीड नॉट टू पैनिक। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए, पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे इंतज़ियाज़म के साथ। एंड कोई भी डाउट हो